समांतर श्रेणी। ठीक है, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी बताने के पहले कुछ इसकी पूर्व बातों को मैं बता दूं। अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम या सीक्वेंस जब हम संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में, है ना, यदि हम संख्याओं को निश्चित क्रम में किसी निश्चित नियम के अनुसार समूहित कर दें या व्यवस्थित कर दें तो इस प्रकार बने समूह को हम अनुक्रम कहते हैं। मेरी बात समझ लो पहले। यदि संख्याएं किसी निश्चित क्रम में जमा दी जाए और एक निश्चित नियम के अनुसार जमा दी जाए, निश्चित क्रम में जमा हो, निश्चित नियम के अनुसार जमा हो, है ना, रखा गया हो, तो इस प्रकार का जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? अनुक्रम या सीक्वेंस कहलाएगा। और उसके जो सदस्य होंगे उसको हम, या अवयव होंगे, उनको अनुक्रम के पद कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार से आगे क्रम बढ़ सकता है। ये संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें हमको साफ दिख रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 में हर पद अपने पूर्ववर्ती पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे 4 कब प्राप्त होगा? जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे। फिर 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है और संख्या एक निश्चित क्रम में रखी हुई है, तो ये अनुक्रम कहलाएगा। इसमें नियम कौन सा है? हर पद अपने पूर्ववर्ती पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, वो नियम हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और अनुक्रम लिख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें 9, 6, 3, 0, -3, -6, डेस डेस डेस, अर्थात इसका डेस का आशय यह है इसी क्रम में संख्या बढ़ रही है ना, या घट रही है। जैसे इस दूसरे उदाहरण में देखोगे तो पहला पद क्या है? 9। जो दूसरा पद है 6, कैसे प्राप्त हुआ है? 9 में से 6 कम गया, घट गया। 9 में से कितना घट गया? 3, तब हमको 6 प्राप्त हुआ। 6 में 3 घट गया तो हमको फिर 3 मिला। 3 में फिर 3 घट गया तो हमको 0 मिला। मतलब इसमें कौन से नियम का पालन हो रहा है? प्रत्येक पूर्ववर्ती जो पद है वो अपने पूर्ववर्ती पद में से 3 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर संख्याओं को लिखा जाए जिसमें किसी निश्चित नियम का पालन हो और संख्याएं किसी निश्चित क्रम में रखी गई हों, क्लियर है? तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहेंगे? क्रम को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम या सीक्वेंस कहेंगे। और इसमें जो अवयव आएगा या इसके जो सदस्य होंगे उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्रम के सदस्य या अनुक्रम का पद। ठीक है। इसी पे हम दूसरी बात देखते हैं श्रेणी की। ये तो अनुक्रम हो गया। श्रेणी या सीरीज क्या होता है कि यदि हम इसी अनुक्रम को, मतलब संख्याओं के एक निश्चित क्रम को जिसमें निश्चित नियमों का पालन हुआ है, उसको यदि हम धन और ऋण चिन्ह के साथ समायोजित कर दें,
मेरी बात को ध्यान देना, धन या ऋण चिन्ह के साथ क्या कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए, तो प्राप्त अनुक्रम को हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी या क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखोगे, यही जो है 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 डेस डेस डेस। क्या किए हैं कि हम इस अनुक्रम में विभिन्न जो अवयवी पद है उनके बीच में क्या लगा हुआ है, धन लगा हुआ है ना। तो दोनों में अंतर करना है तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। यदि संख्याओं के बीच में कॉमा का संकेत उपयोग किया जा रहा है तो वो उसकी पहचान है कि वो क्या होगा, अनुक्रम होगा। बीच में अगर संख्याओं के बीच में अगर प्लस या माइनस चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है तो वो सीरीज या श्रेणी होगा, है ना। 2 में 2 जोड़ने पर 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ने पर 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ने पर 8 मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये श्रेणी कहलाएगा, जबकि ये क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। इस उदाहरण की अगर बात देखें तो 9 धन 6 धन 3 धन 0 ऋण 3 ऋण 6 ऋण 9 डेस डेस डेस। इसमें अगर देखोगे तो दोनों धन और ऋण चिन्ह के साथ उपयोग में आ रहा है। 9 में से 9 कैसे 6 कैसे प्राप्त हो रहा है, अपने पूर्व प्रति में पद में से 3 घटाने पर, ठीक है। 3 कैसे प्राप्त हो रहा है, जब 6 में से 3 घटेगा। कुल मिलाकर इस अनुक्रम को जब हम धन और ऋण चिन्हों के साथ हम समायोजित कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, श्रेणी या सीरीज कहलाता है ना। तीसरा ये जो श्रेणी हो गया, एक अनुक्रम हो गया, दूसरा श्रेणी हो गया। तीसरा इसी में हम देखते हैं श्रेणी। या इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। श्रेणी क्या होगा, जब हम किसी निश्चित, पहले अनुक्रम हो गया, अनुक्रम से श्रेणी मिला, जब हम उसको धन ऋण चिन्ह से समायोजित किए। यदि धन ऋण चिन्ह के साथ जो श्रेणी है या अनुक्रम है वो समायोजित हो, साथ में किसी निश्चित नियम का या निश्चित प्रतिबंध का पालन हो रहा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी या प्रोग्रेशन कहा जाएगा। उसको दूसरे ढंग से समझ लो, अगर थोड़ी सी इंग्लिश की बात करें तो जब संख्याएं प्लस और माइनस चिन्ह के साथ प्रोग्रेस करती है, ठीक है, प्रोग्रेस करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। मतलब लेकिन उसमें एक निश्चित प्रतिबंध का पालन होगा। और उसी प्रोग्रेशन में अगर देखोगे तो, या श्रेणी में अगर देखेंगे तो ये फिर 2 प्रकार का होगा, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। परिमित से साफ आशय है कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी। अगर कोई श्रेणी या प्रोग्रेशन 10 पदों तक जा रहा है, 10 के बाद उसमें 11वां पद नहीं है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमित श्रेणी या फाइनाइट प्रोग्रेशन। तो इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, एक परिमित श्रेणी, जैसे अपन लिख सकते हैं 2 धन 4 धन 6 धन 10, ये मान लो 10 पदों तक। 10 के बाद इस श्रेणी में 11वां पद नहीं है ना, तो 10 पदों तक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमित श्रेणी। अगर इसी की जगह अगर हम ये लिखते हैं 4 धन 8 धन 12 धन 16
डैश 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 लिखा है, इसका मतलब अनंत पदों तक। नीचे जो श्रेणी लिखी है वो कहां तक जा रही है? अनंत पदों तक। और ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमित श्रेणी। तो ये जो प्रोग्रेशन है या श्रेणी है, ये दो प्रकार का होगा, है ना। प्रोग्रेशन या श्रेणी में एक बात ध्यान रखोगे कि एक निश्चित प्रतिबंध का पालन होता है और उस प्रतिबंध के अनुसार श्रेणी को या प्रोग्रेशन को 3 भागों में बांट दिए। जैसे ये जो श्रेणी बता रहा था प्रोग्रेशन, इसमें हम बात कर रहे थे कि ऐसा अनुक्रम या श्रेणी और श्रेणी में थोड़ा अंतर है ना। श्रेणी जिसमें निश्चित नियम का पालन होगा, धन ऋण के साथ संख्याएं समायोजित रहेंगी। श्रेणी या प्रोग्रेशन की जब बात करेंगे तो जो श्रेणी है अगर देखोगे तो उसमें एक निश्चित प्रतिबंध का पालन होता है। अब उस निश्चित प्रतिबंध के आधार पर हम प्रोग्रेशन को 3 भागों में विभाजित कर दे। अब वो कौन कौन से निश्चित नियम होंगे तो, और वो 3 कौन से भाग होंगे, तो ये जो है श्रेणी जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। पहला कहलाता है समांतर श्रेणी, और दूसरा कहलाता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा कहलाता है हरात्मक श्रेणी। आज हमको समांतर श्रेणी के बारे में देखना है। थोड़ी सी मैं गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी के बारे में बता दूं कि समांतर श्रेणी अगर देखोगे, पहले अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी में किसी निश्चित नियम का पालन होता है। तो वो कौन सा नियम है? ऐसी श्रेणी जिसमें आने वाला प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होती है ना। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में से, मतलब पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होती है, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे अगर हम अभी कुछ उदाहरण ले रहे थे, वो समांतर श्रेणी का ही उदाहरण है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें 5 धन 10 धन 15 धन 20 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो किस नियम का पालन हो रहा है? प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में से 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है ना, वो एक निश्चित प्रतिबंध है। और उस निश्चित प्रतिबंध के कारण 5 जोड़ने पर, मैं परिभाषा क्या बताया था समांतर श्रेणी की? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में से किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, है ना। जैसे अगर इसी चीज को ले लें, अगर 15 धन 10 धन 5 धन 0 ऋण 5
ऋण 10 डैश डैश डैश। इसमें किस नियम का पालन हो रहा है? अगर 10 की बात करें तो 15 में 5 घटाने पर 10 मिल रहा है, 10 में 5 घटाने पर 5 मिल रहा है, 5 में 5 घटाने पर 0 मिल रहा है, 0 में 5 घटाने पर ऋण 5 मिल रहा है, ऋण 5 में 5 घटाने पर, है ना, ऋण 10 मिल रहा है। तो इसमें कौन सा निश्चित नियम का पालन हो रहा है कि प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में से 5 घटाने पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए कैसी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी, है ना। तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर इसके हम सामान्य श्रेणी की अगर बात करें, इसका जो आदर्श रूप देखें कि इस श्रेणी का आदर्श रूप ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, नीचे लिख दे रहा हूं इसको, प्लस ए प्लस 3d डैश डैश डैश। ये समांतर श्रेणी का आदर्श रूप कहलाता है या होता है ना। इसमें जब देखोगे तो इस समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है? ए। दूसरा पद कितना है? ए प्लस डी, ब्रैकेट में लिखा है। तीसरा पद कितना है? ए प्लस 2d। एक और चीज बता दूं, समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों में एक अगर देखोगे, इसका अगर हम विश्लेषण करेंगे, पहले अगर देखोगे तो अगर इस श्रेणी की अगर बात देखें तो इसमें प्रत्येक पदों में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। क्रमागत पदों में जितने का अंतर होता है वो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर या पदांतर कहलाता है। ठीक है। अगर इसमें अगर देखो, मतलब पदांतर या सार्वंतर निकालना है तो पहले श्रेणी में अगर देखोगे तो पदांतर या सार्वंतर कितना होगा? इन दोनों पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, 10 ऋण 5 5, 15 ऋण 10 5, 20 ऋण 15 5। तो इस समांतर श्रेणी का पदांतर या सार्वंतर कितना होगा? 5, है ना। इसमें अगर देखोगे तो 10 हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर प्राप्त करते हैं। 10 ऋण 15 ऋण 5, 5 ऋण 10 ऋण 5, 0 ऋण 5 ऋण 5, मतलब इसका पदांतर कितना होगा? ऋण 5। ठीक है। तो पदांतर अगर निकालना है तो हर किसी पद में से अपने उसके पहले वाले पद को घटा देना है। इसका आदर्श रूप अगर ये है तो इसमें अगर देखोगे तो इस श्रेणी का, इस आदर्श रूप का प्रथम पद कितना है? ए। पदांतर कितना होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो यहां प्रथम पद ए और सार्वांतर d बराबर, सार्वांतर को d से प्रदर्शित किया जाता है और d बराबर होगा, दूसरे पद में से पहले पद को अगर घटाओगे तो a प्लस डी माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा? d, है ना। तो ये समांतर श्रेणी का एक आदर्श रूप होगा जिसका प्रथम पद अगर a है, सार्वांतर d है, तो वो समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इत्यादि।
तो अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि समांतर श्रेणी का आदर्श जो रूप है वो होता ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, ऐसे बढ़ते क्रम में रहता है। तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ए, और सार्वांतर बराबर कितना है डी, तो हमको इसका व्यापक पद देखना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा। तो यहां लिख देता हूं, व्यापक पद तो प्रथम पद कितना है ए। क्या ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ए को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बराबर ये a प्लस 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी, 0 इंटू डी तो 0 ही होगा, तो इस पद का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको मानक रूप में हम लिख रहे हैं। तो a को हम इस प्रकार से लिख दिए a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद ये होता है a प्लस डी था, तो a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, a को हमने a लिखा, d को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। डी को क्या लिखे 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी, डी मिलेगा, है ना। a प्लस डी को हम इस रूप में लिख दिए। तीसरा पद या तृतीय पद होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, a को हमने a लिखा, 2d को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। एक निश्चित नियम का पालन होता जा रहा है, अगर इसको लिखने में देखोगे हर पदों में, वो देखने में आ रहा है। चतुर्थ पद ये होता है a प्लस 3d। a प्लस 3d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 को लिख दिए 4 माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से यदि हम आगे अन्य पदों को भी लिखा जा सकता है, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद लिख सकते हैं कि नहीं। पांचवा पद क्या हो जाएगा इसका, a प्लस 4d, और a प्लस 4d को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। चलो इसी को बढ़ते बढ़ते अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, इसका सामान्यीकरण कर देते हैं। तो nवां पद अगर लिखना होगा, nवां पद देखो थोड़ा सा, इसमें पहले पद में है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दूसरे पद में है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू, जब दूसरा पद है 2 माइनस 1, तीसरे पद में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तीसरे पद में 3 माइनस 1 इंटू डी, चौथे पद में a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब हम बात कर रहे हैं nवां पद, तो nवें पद कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद या nवां पद का मान होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d हो, है ना, तो श्रेणी का nवां पद कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है।
अब इसी व्यापक पद पर चलो कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। जैसे अगर हमको एक श्रेणी दिया हुआ है, प्रश्न कहता है 4, 7, 10, 13, इसका हमको 10वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न है 4 धन 7 धन 10 धन 13 डेश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। पहले तुमको देखना होगा कि दिया गया अनुक्रम या दिया गया श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है। हमारे कोर्स में समांतर श्रेणी, तो ऑफ कोर्स हमको समांतर श्रेणी ही दिया रहेगा। तो इसमें हमको दिख रहा है कि 4 धन 3 7, 7 धन 3 10, 10 धन 3 13। प्रथम पद कितना है इस श्रेणी का? 4। तो प्रथम पद तो मालूम है ए। अगर देखोगे समांतर श्रेणी में दो ही प्रकार की चीज होंगी, एक प्रथम पद और दूसरा सार्वांतर। प्रथम पद ए, सार्वांतर डी। और अगर हमको ए और डी का मान मालूम है तो उसकी समांतर श्रेणी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, है ना। यहां पर हमको कहा गया है ये एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका हमको 10वां पद निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं यहां प्रथम पद a बराबर 4, सार्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं बोला था मैं? d से। सार्वांतर d बराबर, सार्वांतर शब्द से स्पष्ट है, ऐसा क्रमागत पदों का ऐसा अंतर जो बराबर हो। क्रमागत पदों का अंतर, तो अंतर में से पहले वाले पद से दूसरा नहीं घटाना है, हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। जैसे दूसरा पद ऋण पहला पद, या उसको ले लो तीसरा पद ऋण दूसरा पद, या 7वां पद ऋण 6वां पद, है ना। हमेशा किसी पद में उसके पूर्ववर्ती पद को घटाने से हमको सार्वंतर प्राप्त होता है। यहां पर सार्वंतर कितना होगा? दूसरा पद है 7, पहला पद है 4, तो 7 ऋण 4 बराबर कितना हो गया? 3। प्रथम पद a बराबर 4, सार्वांतर d बराबर कितना हो गया? 3। हमको 10वां पद निकालने का है। जब 10वां पद निकालना होगा तो 10वां पद निकालने के लिए हमको व्यापक पद अर्थात nवें पद का सूत्र मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान मालूम हो गया 4, d का मान मालूम हो गया 3। चूंकि व्यापक पद या nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है, हमको 10वां पद निकालना है, इसलिए n बराबर अगर हम 10 रख दें तो 10वां पद बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना रख दिए? 10। 10वां पद का सूत्र हमको मिल जाएगा, a को a लिखे, प्लस को ये प्लस लिखे, n की जगह हमको कितना लिखना है? 10, क्योंकि हम 10वां पद निकाल रहे हैं ना। तो n की जगह अगर हम 10 लिखेंगे तो ये 10, n की जगह 10 लिख लिए, ऋण 1 गुणित d। 10वां पद बराबर a धन 10 ऋण 1 9 d। a और d का मान हमको मालूम है पहले से। a मतलब प्रथम पद,
कितना दिया है 4, डी सर्वांतर, डी का मान कितना निकाले थे 3, तो ए और डी का मान हम रख दें, ए का मान रख दिए 4 धन 9 गुणित डी का मान कितना है 3, 9 गुणित 3। ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है इसको सीधे सीधे सरल कर देते हैं। ठीक है, जब सरल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4 धन 9 गुणित 3, 9 तिया 27 बराबर 4 धन 27, ये हो जाएगा 31। इस प्रकार से दिए गए समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना मिल रहा है 31। तो एक प्रकार का प्रश्न यह है कि सीधे सीधे कोई समांतर श्रेणी दे दी जाएगी और यह कहा जाएगा कि इस समांतर श्रेणी का इतने नंबर का पद ज्ञात कीजिए, चाहे 10वां पद, चाहे 20वां पद, चाहे 21वां पद, चाहे किसी भी नंबर का पद बोल दे। एक निश्चित प्रोसीजर है, बस उसको आपको ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकाल लिए, जो पहला वाला पद होगा वो हो जाएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए तो हमको क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा, डी का मान। जब ए और डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो हमको व्यापक पद का सूत्र मालूम है, एनवां पद का। एनवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जिस पद को, जैसे इस प्रश्न में हमको क्या कहा गया था, 10वां पद निकालिए, तो n बराबर 10 रख दिए, तो 10वां पद हमको निकल गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो वो सरल किए तो a प्लस 9d, a और d का मान रख दिए और सरल किए तो हमको प्राप्त हो गया 31। इस प्रकार से अगर a और d के मान हमको मालूम है, प्रथम पद और सार्वंतर, इन दोनों के मान अगर हमको मालूम है तो हम समांतर श्रेणी के किसी भी पद का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसी से दूसरे प्रकार का प्रश्न अगर देखोगे, जैसे एक प्रश्न है, श्रेणी 3, 8, 13, 18 डेस डेस डेस, इसका कौन सा पद 498 है। ये एक प्रश्न है। प्रश्न अगर देखोगे तो पिछले प्रश्न के समान ही है। पिछले प्रश्न में यह कहा गया था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी दिया था, और इस प्रश्न में उसी जो पिछला प्रश्न है उसको उल्टा कर दिया है। एक समांतर श्रेणी दी हुई है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 498 है ना। तो यहां जब हम इसको हल करेंगे, प्रथम पद यहां या इस श्रेणी में प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है 3, पहला पद 3 है, a बराबर 3, सार्वांतर
d बराबर, d जब निकालना होगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 8 ऋण 3, दूसरा पद है 8, पहला पद है 3, 8 ऋण 3 ये बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमको प्रथम पद मिल गया a बराबर 3, सार्वांतर d बराबर मिल गया 5। अब प्रश्न को अगर पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा 3 धन 8 धन 13 धन 18 ये एक समांतर श्रेणी है। इसका कौन सा पद 498 है, कौन से नंबर का पद हमको 498 ये पूछा गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना nवां पद 498 है। यदि nवां पद बराबर कितना है 498, प्रश्न था हमारे पास इस श्रेणी का कौन सा पद 498 है। हम मानकर चल रहे हैं कि यदि इसका nवां पद 498 है तो n का मान निकालेंगे और ये बता देंगे कि हाँ भाई इस नंबर का जो पद है वो 498। इसलिए पहले हम मान लिए कि nवां पद 498 है, ठीक है। तो nवां पद का सूत्र तो हमको मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधे इसी स्टेप को, इसी स्टेटमेंट को, कथन को आगे लेकर चलना है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यदि nवां पद 498 है तो nवां पद बराबर 498। nवां पद क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद को ये लिख सकते हैं, बराबर को ये बराबर लिख दिए, 498 को ये 498, ठीक है। एक समीकरण मिला ना, मिला। a और d का मान तो हमको पहले से मालूम है, a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है 5। a और d का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो अगर देखोगे मान रखने पर हमको मिलेगा a बराबर है 3, a का मान रख दिए 3, धन n माइनस 1, n तो हमको ज्ञात करना है, n ज्ञात करना ना, तो n को हम n ही रहने देते हैं, n माइनस 1 इंटू d का मान है d बराबर है 5, d का मान हम ये 5 रख दिए, बराबर 498। इस समीकरण को जब सरल करेंगे तो पहले तो 3 का पक्षांतर कर दें, बराबर के उधर ले जाते हैं, तो ये मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर, ये 3 जो है ये इधर चला जाएगा, पक्षांतर करने पर दाएं पक्ष में चला जाएगा, तो 498 ऋण 3 और सरल करेंगे n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 498 ऋण 3 हो जाएगा 495। यहां से जब n का मान सरल करना होगा तो 5 को अगर हम तिर्यक गुणा करके नीचे ले जाएं तो दाएं पक्ष में नीचे चला जाएगा, तिर्यक गुणा करने पर यह हमको मिल जाएगा n माइनस 1 बराबर, ये 5 तिर्यक गुणा होकर नीचे जाएगा तो 495 बटा 5 से कटेगा ना 495, है ना। चलो काट कर देख लेते हैं। 5 से जब 495 को काटेंगे तो 5 निया 45 बचा 4, 49 में से 45 गया 4, फिर 45 हो गया तो 5 निया 45, 99, तो हमको मिल गया 99। कुल मिलाकर समीकरण मिला n माइनस 1 बराबर 99। माइनस 1 को पक्षांतर करके अगर राइट साइड ले जाएं तो क्या मिलेगा, n बराबर 99 धन 1, या फिर कहा जा सकता है n बराबर 99 धन 1 मतलब 100। n का मान कितना मिला 100।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो कितना होगा, 498। प्रश्न वही है, बस प्रश्न को पूछने का तरीका बदल दिया है। याद करो पहले प्रश्न और इस प्रश्न में बेसिक अंतर क्या है। पहले प्रश्न में समांतर श्रेणी दी हुई थी और यह कहा गया था कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में समांतर श्रेणी दी गई है और यह पूछा जा रहा है कौन सा पद 498 होगा। प्रश्न वैसे ही सरल हुआ है, nवां पद लेना है और nवां पद हम मानकर चलना है कि इसका nवां पद 498 है और a और b का वैल्यू पुट कर देना है, a और b का मान रख देना है ना। और उस व्यंजक को जब सरल करते जाओगे, समीकरण को सरल करते जाओगे तो n का मान मिलेगा। नीचे हम आंसर लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 100वां पद $498 होगा। क्लियर है ना। तो ये दो प्रश्न हो गया। इसमें और भी कुछ प्रश्न हैं, अगर देखोगे कुल मिलाकर अगर देखोगे तो इसमें जो प्रश्नों का स्वरूप है वो इसी प्रकार का होगा। अगर हमको समांतर श्रेणी के प्रथम पद a और सार्वांतर d के मान मालूम हो, है ना, तो जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा हम उस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न बहुत छोटे से मैं बता दूं मैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का मान 2n+5 है। प्रश्न मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। nवें पद का मान ये हमको दिया हुआ है 2n+5। तो इस श्रेणी का 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, 18वां पद। कैसे निकालेंगे, nवां पद दिया हुआ है 2n+1, 2n+5, है ना। 18वां पद, जैसे व्यापक पद हमको nवां पद दिया रहता है n, 10वां पद निकालना है तो n बराबर कितना रखते हैं, 10। nवां पद दिया है 2n+5, तो n बराबर कितना रख देंगे अब 18, तो हमको 18वां पद मिल जाएगा, मिलेगा ना। इसलिए 18वां पद अगर निकालना होगा तो या फिर पहले हम लिख दें n बराबर 18 रखने पर n का मान जब हम 18 रखेंगे तो 18वां पद बराबर n का मान 18 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये 2 को 2 लिखेंगे, गुणित n की जगह हम 18 लिख दिए, धन 5, सरल करने पर प्राप्त होगा 2 गुणित 18, 18 दूनी 36, धन 5, फिर सरल करेंगे तो प्राप्त होगा 36 धन 5, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 होगा। तो एक प्रश्न का रूप इस प्रकार का भी होगा, यदि nवां पद इतना है तो श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, 18वां पद ज्ञात कीजिए। किसी भी नंबर का अगर पद ज्ञात करने कहा जाए, अगर nवां पद दिया है तो n का मान उतना रख दोगे। जैसे इस प्रश्न में nवां पद
2n धन 5, 18वां पद निकालने का है तो n बराबर 18 रख दिए और सरल कर दिए, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो बाकी पीरियड, बाकी जो चर्चा है नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, है ना।